हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसका बेसिक जानेंगे और साथ ही साथ इसके फॉर्मेट को जानेंगे। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट समझ लिया तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता क्या है, तो देखो कैश फ्लो का मतलब ही क्या है, कैश का फ्लो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारा इनफ्लो है। इनफ्लो मतलब पैसा आना, किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो है, और पैसा अगर जा रहा है तो वो आउटफ्लो है। किसका, कैश का। या तो कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जो कैश के बिल्कुल बराबर होते हैं, जो कहीं ना कहीं कैश के इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कैश इनफ्लो मीन्स, यहाँ लिखा भी है, मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंटरप्राइज, एंड कैश आउटफ्लो मीन्स मूवमेंट ऑफ कैश आउटसाइड द एंटरप्राइज। ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी। अगर क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर बात आती है कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। दे आर शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम कैश इक्विवेलेंट्स है, जो कैश के बिल्कुल इक्वल कहलाता है। सो नियर द मैच्योरिटी दैट दे प्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चांसेस इन वैल्यू एंड इंटरेस्ट रेट। जनरली इंस्ट्रूमेंट्स लाई विद ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ 3 months और लेस क्वालिफाई अंडर दिस डेफिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा, ट्रेजरी बिल हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच समराइज सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड यूजेस ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, से अ मंथ और अ ईयर। या तो मंथ की या ईयर की, जिसमें हमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारी 3 एक्टिविटीज होती है। एक तो ऑपरेटिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंसिंग होती है, और एक नेट चेंज होता है, कैश में कितना चेंज आ रहा है और कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आओ फटाफट से इन तीनों एक्टिविटीज को समझते हैं और इसके फॉर्मेट को समझने की ट्राई करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है जो कि हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, बट ये रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 3 तरह की एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला आता है, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बनाया जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। तो पहले वाला जो कॉलम है आप लोगों का, वो आपका इंटरनल जितनी भी कैलकुलेशन है, छोटी मोटी कैलकुलेशन पहले टोटल कर लेंगे, उसका जो फाइनल टोटल होगा वो अगले वाले कॉलम में आ जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग क्या समझते हैं, तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है। ऑपरेटिंग नाम से ही क्लियर है, ऑपरेशंस, यानी रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डे टू डे की एक्टिविटीज़, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। यानी कि इसमें क्या क्या आता है, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमने कोई सेल करी है, हमने सामान बेचा, या फिर हमने कोई सामान को परचेज़ किया। परचेज़ करेंगे तो पेमेंट करेंगे, अगर सामान बेचेंगे तो हमें उससे पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, डे टू डेज के कहीं ना कहीं खर्चे हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस को, रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, दिहाड़ी देना, सैलरी देना, पेमेंट करना एम्प्लॉय को, रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम हो गया, पेमेंट ऑफ क्लेम्स हो गया, या फिर रिसिप्ट हो हमने रिसीव किया ट्रेड रिसीवेबल से, या फिर हमने रॉयल्टीज, फीस, कमीशन रिसीव करी। ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। सबसे पहले ए पार्ट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखना है आपको, यानी डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, जो भी इसका बैलेंस होगा। उसके बाद आपको प्लस माइनस क्या करना है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व को आपको प्लस करना है, प्रपोज डिविडेंड होगा करंट ईयर का, वो भी आपको प्लस करना है, इंटरिम डिविडेंड होगा वो भी प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी प्लस करना है। लेकिन माइनस क्या करना है, अगर कोई रिफंड होता है टैक्स का तो क्रेडिटेड टू P&L होगा तो उसको माइनस कर देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होगी, इफ क्रेडिटेड टू P&L में अगर क्रेडिटेड होती है तो भी आपको माइनस कर देना है। सो बी पार्ट में आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको प्लस माइनस क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि प्लस माइनस आपको क्या करना है। तो देखो डेप्रिसिएशन है,
या फिर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया, गुडविल हो गया, डिबेंचर राइट ऑफ हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, डिबेंचर, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस, ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, ये सारी चीज़ों को हमें ऐड करना होता है। वैसे तो मैं इसका शॉर्ट ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी। जिन बच्चों ने क्लास 12th का वीडियो देखा होगा उनको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कराया था, एक ही पेज के अंदर पूरा फॉर्मेट आ गया था। तो मैं आपको वो दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगी, उसका लिंक आप वो देख लेना। बहुत ईजी वे में बताया गया है कि आपको क्या चीज़ें प्लस और माइनस करनी होती है। बट एक एक चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आपको कोई टर्म रह ना जाए आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग क्या चीज़ हमें माइनस करनी है। तो अगर हमें इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड कोई इनकम है, रेंटल इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमें माइनस करनी है। तब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर ये पार्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा, जिसमें B + C + D कर देना है, ठीक है ना। प्लस क्या करना है और माइनस क्या करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो आप उसको प्लस करेंगे। लेकिन आपकी अगर करंट एसेट या भी पीछे आएगा तो मैं बताऊंगी आपको बस अभी यहाँ पे इतना याद रखना है कि जैसे ही करंट एसेट गिरेगी, कम होएगी और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसको आपको प्लस कर देना है। जैसे कि स्टॉक की वैल्यू का कम होना, डेटर का कम होना, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कम होना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो हम ऐड ही करेंगे, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पीछे दिया गया जैसे कि लायबिलिटी का बढ़ना। जैसे लायबिलिटीज़ क्या होती है हमारी, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये सब मैं मान के चलती हूँ आप लोगों को पता होगा। अच्छा, अब लेस क्या करना है, अब उल्टा कर देना है आप लोगों को, यानी कि करंट एसेट जब बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी जब घटेगी तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इतनी सी चीज़ आपको बस याद रखनी है तो आपका हो जाएगा। उसके बाद है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जितना कैश जनरेट हुआ E + F - G कर देना, आ जाएगा। उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देना है, साथ ही साथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आपको प्लस माइनस यहाँ पे करना होगा। नेट कैश आ जाएगा आप लोगों का, अगर प्लस में आ रहा है तो आप लोगों को पता है क्या लिखते हैं, और माइनस में आता है और यूज टू लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है, फिर आपको पूरा फॉर्मेट रटना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपको पता लगेगा कि ये वाली आइटम है, पता लग जाएगा कहाँ आएगा, कि मतलब वो ऑपरेटिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा या फिर इन्वेस्टिंग में आएगा। इसीलिए मैं आपको टॉपिक ज़्यादा समझा रही हूँ। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। नाम से ही क्लियर है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं ये तो आप पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एसेट्स कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीज़ों में जब इन्वेस्टमेंट होती है कि पैसा कहाँ लगा है तो वो हमारी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि मान लो मैं बताती हूँ क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे पेमेंट कर देना, यहाँ पे नीचे दिए भी गए हैं। जैसे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, कोई इंटेंजिबल एसेट को सेल कर दिया, या फिर डिविडेंड हमें रिसीव हो गया, उसका इंटरेस्ट मिल गया, कोई रेंटल इनकम आ गई, फिक्स एसेट को परचेज करना, इन्वेस्टमेंट खरीदना, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होंगी। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है तो आपको याद रखना है, बेसिकली फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग से आपको याद रखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, यानी कि जो पैसा है दो तरीके से होता है, ये आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था। एक होता है बोरोड मनी, एक होता है ओनर फंड, ओनर कैपिटल। तो बोरो मतलब जो हमने बाहर से बोरो किया जैसे कि लोन, और ओनर की खुद की कैपिटल जो होती है यानी कि वो भी आपको पता ही है। तो जब भी आपको शेयर डिबेंचर से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी तो वो समझ जाना आपको फाइनेंसिंग में ले जानी है। और आपको नॉन करेंट एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट है या एसेट्स है तो आप समझ लेना वो आपकी कौन सी है, इन्वेस्टिंग है। और डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी। ये बात आपको समझनी है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या करना है। सबसे पहले लिखा है जो ब्रैकेट दिया है दैट मीन्स वो माइनस होगा। सो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सारी चीज़ें। बट इनके लिए आपको इनफ्लो और आउटफ्लो का समझना है। जब भी पैसा आएगा तो प्लस करें, आउटफ्लो मतलब माइनस है तो आउटफ्लो है, ठीक है ना, पैसा जा रहा है। सो आपको बस यहाँ पे यही चीज़ समझनी है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर आ गया। जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो भी आ गया। फाइनल डिविडेंड पे किया है, पैसा जा रहा है तो माइनस कर रहे हैं। इंटरम डिविडेंड पे किया, फिर से माइनस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हो रहा है। बस आपको इनफ्लो आउटफ्लो समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आपको भूलोगे नहीं कि आपको क्या प्लस माइनस करना होगा। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई चीज़ हमने खरीदी तो हमारा पैसा जा रहा था तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन जब हम रिसीव कर रहे थे तो हम प्लस ही कर रहे हैं। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। आपका पूरा फॉर्मेट तैयार है। ये मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। आओ फटाफट से क्वेश्चन करो, इस चैप्टर को समाप्त करें। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर सारे के सारे डिविडेंड आ गए हैं। तो ये पेपर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ।
बाकी जो ये वन शॉट है इसमें एक एक क्वेश्चन रहेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं। बट अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाइन वाइज करवा दूंगी। बट जो एग्जाम से पहले सिर्फ समरी देखना चाहते हैं तो वो बस ये मेन क्वेश्चंस कर ले और फॉर्मेट देख लें, आपका काम हो जाएगा। जो कि 1-2 घंटे पहले देखेंगे या फिर जो स्टूडेंट 1 दिन या 2 दिन पहले तैयारी करेंगे तो वो मेन क्वेश्चन कर ले जो मैं उनको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग exact of balance sheet of R Limited and additional information calculate cash flow from operating activity and financing activity। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है और फाइनेंसिंग कौन सी होती है। तो आपको यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है यहाँ पे बता रखी है। 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2014 का डेटा दे रखा है रुपीज में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख और 10 लाख ये भी गिवन है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है 10 लाख। और उसके बाद हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है 5 लाख और 9 लाख। और प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी हमारा 3 लाख और 3,60,000 गिवन है। पहले हमें 2013 का गिवन है, उसके बाद 2014 का गिवन है, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है जो हम लोगों को पढ़नी होती है क्वेश्चन करने से पहले। तो देखो, सबसे पहले आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है? फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो हमारा फाइनल डिविडेंड है वो किस पे है? प्रेफरेंस शेयर पे है। एंड इंटरिम डिविडेंड जो है वो 40,000 है ऑन इक्विटी शेयर। यानी कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यही एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करते दफा हमें ध्यान देनी है कि हमारी इंटरिम डिविडेंड जो है ₹40,000 है इक्विटी शेयर पे, वर पेड ऑन 31 मार्च 2014 को पे करी गई है, राइट। तो वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनेगा। इनर में छोटी मोटी जितनी भी कैलकुलेशन है पहले हम टोटल करके फिर हम फाइनल कॉलम में डालेंगे, ठीक है। तो आओ फटाफट से इसको करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना होता है। तो आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये रुपीज का यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे फाइनल कॉलम बनाया है। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम फाइनल कॉलम में डाल देंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी और ये पर्टिकुलर्स है, ये हमारा आंसर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को गिवन है और ओपनिंग भी गिवन है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ओपनिंग को माइनस कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड P&L लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग गिवन था 9 लाख जो मैंने यहाँ लिख दिया, और माइनस करेंगे 5 लाख, राइट। तो ये हमने माइनस कर दिया, माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 4 लाख, राइट। तो ये निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें डिविडेंड्स दिए गए थे। देखो ये हमें डिविडेंड्स दिए गए हैं, कौन कौन से मैंने अभी बता दिया था। एक तो प्रपोज डिविडेंड है, फाइनल है, इंटरिम है, तीनों निकालेंगे, तीनों की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना कि हमें क्या प्लस करना है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या प्लस करना था। तो फॉर्मेट एक बार देख लिया और साथ में नोट भी आपने कर ही लिया होगा। प्रपोज डिविडेंड है हमारा, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी, ठीक है। वो हमें था गिवन है 3,60,000, मैंने अभी बताया आपको, वो लिख दिया हमने। फिर हम फाइनल डिविडेंड किस पे था अभी आपको बताया मैंने, वो था हमारा प्रेफरेंस शेयर पे, PS लिख दिया मैंने शॉर्ट में, कितना यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। उसके बाद हमें इंटरिम डिविडेंड भी बताया गया है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ES लिख दिया मैंने शॉर्ट में, जो कि हमें पता लग रहा है 40,000, ठीक है, 40,000 लिख दिया, राइट। तो हमें क्या करना है, इन सबको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 40,000 गिवन था, फिर मैंने सबको ऐड कर दिया। 3,60,000 है, 1 लाख है, 40,000 है। तो आपको पता है 3,60,000 और 40 कितने हो गए, 4 लाख हो गए। 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख हो गया। तो 5 लाख टोटल यहाँ लिख देंगे, लाइन खींच देंगे ताकि पता चल जाए हमने इन सबका टोटल करके यहाँ पे फाइनल कॉलम में डाल दिया है, राइट। उसके बाद आ गया हमारी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो 4 लाख का बैलेंस ये था, 5 लाख का ये, दोनों को टोटल करेंगे तभी तो हमें पूरा टोटल बैलेंस पता चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जो कि 4 + 5 कितना हो गया, 9 लाख हो गया। क्लियर है, लाइन खींच देंगे यानी कि हमारा ऑपरेटिंग खत्म हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यहाँ लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो एंट्रीज के मार्क्स जरूर से जरूर मिलेंगे, जितनी एंट्री करते जाओगे वहां पे एग्जाम में आपको एग्जाम में जरूर नंबर मिलेंगे, तो इस चीज की कोई टेंशन मत लेना। अच्छा, उसके बाद फिर से डिविडेंड आ गया है, डिविडेंड पेड। ठीक है, डिविडेंड पेड था हम लोगों का, जो कि कितना है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी था, वो कितना है 3 लाख है, यहाँ लिख देती हूं मैं 3 लाख, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद आता है डिविडेंड पेड ऑन पीएस, यानी प्रेफरेंस शेयर का भी गिवन था 1 लाख। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा आता है ये देखो पीएस गिवन है ना 1 लाख, सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर इंटरिम डिविडेंड आता है, इंटरिम डिविडेंड 40,000, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था इंटरिम, फिर से 40,000 आ गया, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अब सबका टोटल कर लेते हैं कितना आता है देख लेते हैं। डबल लाइन कीजिए, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाएगा, बट टोटल कर लेते हैं। 3 लाख और 1 लाख कितना हुआ 4 लाख, 4 लाख में 40 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 4,40,000। देखो अभी तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, छोटी छोटी है, आप लोग इजिली कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन बड़ी है तो खुद से करने की ट्राई मत करना बिल्कुल भी, और कैलसी ही आप लोग यूज करें, आपके एग्जाम में अलाउड है, टाइम आपका बच जाएगा, बट कैलसी की स्पीड पहले से बनाते रहे ताकि वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया और मेन जो क्वेश्चन था जो इसमें अच्छे डिविडेंड की पॉइंट्स दिए गए थे, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन को चूज किया। बाकी जो आपने काफी सारे क्वेश्चन तो कैश फ्लो के कर ही रखे हैं क्लास 12th के अंदर, और डिविडेंड के बारे में काफी चीजें आपने इसके बारे में पढ़ रखी है, तो थ्योरी आप मुझे लगता है कर पाएंगे, और जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट चैप्टर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।